रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। जैसी आवाज अभी आपने सुनी कविता जी की, ऐसी आवाजें और भी बहुत सारी आवाजें आपको कसौली म्यूजिक फेस्टिवल, फोक फ्यूजन फेस्टिवल जो कि 29 और 30 मार्च को होने जा रहा है सांता रोजा में, उसमें ये बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल की विजन है एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस। आर्टिस्ट कुछ भी हो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत लार्जर है उससे। और एक जो सबसे अच्छी चीज जो ननी जी बता रही थी कि जो हिमाचल के जो लोकल म्यूजिशियन है उन आर्टिस्टों को जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और वो आजकल तो कोई भी चीज़ लोकल नहीं रह गई है, मतलब सब ग्लोबल हो जाती है। तो वो जिस तरीके से उन लोगों को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। का होलसम एक्सपीरियंस है, बहुत म्यूजिक है, बहुत आर्टिस्ट है, म्यूजिकल वाइब है, जगह बहुत खूबसूरत है। 29th and 30th of March. Get your tickets on City Booker and Book My Show. Tickets are limited, so hurry up and get yours now. हिमाचली युवाओं के लिए उनके अपने म्यूजिशियंस के साथ कनेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। कितनों को यही नहीं मालूम है कि ये हमारे हिमाचल के आर्टिस्ट हैं। कल रात को ही हमारे वहाँ पे एक आया हुआ था आर्टिस्ट जो लोकल हिमाचली म्यूजिशियन है। क्या आवाज है उस बच्चे की। तो उनको खुद ही नहीं पता हिमाचल के युवाओं को कि इतना अपॉर्चुनिटी है। आप भागो मत, अपॉर्चुनिटी से मेहनत करो और अपना सामने आओ और वादियों के बीच में गाने का मजा ही है। अपनी 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 जो आपकी जो हेरिटेज है उसके बारे में प्राउड फील करो, कनेक्ट करो उसके साथ, उससे दूर मत भागो। उससे दूर भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे दिल स्ट्रांग है ना, आपके सारा कुछ आपके साथ जुड़ेगा। सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात ये है, अगर आप एक एक्सपीरियंस चाहते हैं, एक म्यूजिक के लवर है, आपको मौसीकी से शौक है, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है हमारे देश का। आप इसमें आके जुड़िए और इसको प्रमोट करें। नली जी बता रही थी कि वो जैसे ही वो वेन्यू पे गई और उनको पीछे से रंगी सारी चल रहा था उनके जहन में, तो रियली क्योंकि वो पहाड़ी राग पे है वो जो कॉम्पोजिशन है। तो मैं कल कसौली में ही थी और इतनी खूबसूरत जगह है सेंटा रोजा, मुझे बहुत पसंद आया। वेन्यू भी, होटल भी, और इतनी वार्म लोग हैं। मुझे लगता है कि जो ये कसौली म्यूजिक फेस्टिवल या फोक फ्यूजन फेस्टिवल जो हम लोग करने जा रहे हैं 29th and 30th, वो मुझे लगता है कि वो ये तो शुरुआत है और आपको साल में एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा। इतने लोग उसके लिए ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। कितने सारे लोग, मेरे दोस्त दिल्ली, बॉम्बे से और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं सुनने के लिए। तो एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मैं कल से इन लोगों की बातें सुन रही हूँ, इतने पैशनेट हैं ये लोग उस फेस्टिवल को लेके, माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके घर का कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये कैसे होगा, ये ऐसे करेंगे, मतलब पूरी जितनी देर भी बातें हो रही है वो सिर्फ इसी टॉपिक पे कि इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने लाइनअप बहुत खूबसूरत चुना है और आई थिंक एग्जीक्यूशन भी जिस तरीके से आप डिटेलिंग कर रहे हो बहुत खूबसूरत होगा। मैं दुआ करती हूँ। और जो पीछे जहाँ पे स्टेज बन रहा है, पीछे पाइन ट्रीज हैं, और एक जो आप नेचर की गोद में जब कुछ परफॉर्म करते हो ना, डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन है और एनर्जी आपके ऊपर बरस रही है। मैं तो जस्ट वही इमेजिन कर रही थी कल की, यहाँ कितना खूबसूरत लगेगा जब गाएंगे। तो वो एक अलग ही ऑरा होगा, उसको शायद हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा फील होगा। तो एक बस अपनी ऑडियंस से और आप सबके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस डिवाइन चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए आप ज़रूर आए। वो अनुभव जो आपको वहाँ पर होगा ना, वो शायद वंस इन अ वाइल इन अ लाइफ टाइम होता है। वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे तो कल फील हुआ और आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत मजा आया। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी है, रंगी सारी
रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोही मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। बिलोंग करती, मेरी पैदाइश है बरेली की, लेकिन अब 18 साल से बॉम्बे में हूँ। मैं बहुत घरानों से सीखी हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट किया था ग्वालियर घराना, फिर दिल्ली घराने से कुछ सीखा, फिर जयपुर घराने से सीखा, फिर पटियाला घराने से सीखा, अभी मैं किराना घराने से कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। तो मतलब जहाँ से जो मुझे अच्छा मिलता है मैं वो सब लेती जा रही हूँ, किसी एक स्पेशल उस चीज़ पर नहीं रुकी हूँ कि मुझे सिर्फ इसी पे फोकस करना है, जहाँ जो अच्छा लगता है। नो बैकग्राउंड, मतलब जैसे होता है कि लोग घरानों से आते हैं कि पेरेंट्स म्यूजिक में ही थे या फोर फादर्स उसमें थे, मेरा कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये है तो कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है, पिछले कई जन्मों से मैं इसी लाइन में थी। कई बार तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बेगम अख्तर मरी थी, मैं पैदा हो गई हूँ बिकॉज मुझे गजलों का, सूफी संगीत का इतना शौक है। और अब आकर के मुझे समझ में आता है कि ये सारे सपने ईश्वर ने मुझे क्यों दिए। मेरे चारों भाई बहनों में से सिर्फ मैं जब गाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में खड़ी हूँ, मैं गा रही हूँ, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं। तो अब समझ में आता है कि ईश्वर सपने भी उन्हीं को देता है और वो उनको पूरा करने की शिद्दत, वो जुनून, सब कुछ वही देता है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो मतलब पेरेंट्स ने मना नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चों में थोड़ा सा टैलेंट मिला और पेरेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे। मेरे फादर ने मुझे बोला जब ओपी नैयर साहब बरेली आए थे और मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया, बोले भैया शादी हो जाए, पति गवाए तो गाना मैं तो लेके जाने वाला नहीं हूँ तो ये बोला था उन्होंने। तब से मुझे ऐसा लगता था कि बरेली से बाहर निकलने का मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता था, शादी और जब मेरी मतलब अरेंज मैरिज थी तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को यही बोला, तुम मुझे गाने से नहीं रोकोगे। मतलब मेरी सिर्फ एक ही शर्त थी कि तुम मेरा गाना नहीं बंद कराओगे। और उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक अपने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जहाँ तक भी मैं पहुंची हूँ। रियली हैट्स ऑफ टू हिम। मैं अभी भी मतलब जब कभी बात होती है तो मैं बोलती हूँ कि वन मैन आर्मी था, मैं गाती थी और पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ही वाज हैंडलिंग, या फिर मैं घर पे आके बताया नहीं कि मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है बच्चों को, क्योंकि मैं उस कैसे मिला? दादा का फोन आया, प्रीतम दा का, और बोले ये गाना है। तो मुझे लिरिक्स बहुत अच्छी लगी जो इरशाद कामिल जी ने लिखा, बहुत पसंद आई थी और बस मैंने वही सुना। और लेकिन मुझे एक डिफिकल्टी लग रही थी कि इट्स वेरी हाई पिच सॉन्ग, मेरा स्केल बहुत लो टिम्बर मेरी वॉइस है, तो मैं बहुत लो रेंज में गाती हूँ जैसे, और दैट वाज वेरी हाई डी स्केल में था, मैं जी में गाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं कैसे गाऊंगी, और फिर यदि गड़बड़ हुआ, नहीं गा पाई, तो फिर एज एन आर्टिस्ट बहुत बुरा लगता है ना कि आप माइक पे गए और नहीं, आप कॉन्फिडेंटली नहीं गा पाए, या जो वो चाह रहे हैं हम नहीं दे पा रहे। तो मैं बहुत डरते डरते भी फोन करके गई दादा को, मैंने कहा दादा इट्स टू हाई फॉर मी। बोले तुम आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। और फिर तो सबको पता है उसके बाद अमित त्रिवेदी कॉल मी, विशाल ददलानी कॉल मी, ये आपकी आवाज है। मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, बच्चों ने कहा मॉम ये आपने गाया? मैंने कहा हाँ भाई मेरा गाना है। तो मुझे खुद भी अच्छा ये लगा कि मैंने खुद ही अपनी जो एक बाउंड्री बनाई थी, नहीं मैं ये नहीं गाऊंगी, मैं ये नहीं गाऊंगी, नहीं मैं ये नहीं करूंगी, तो वो टूटा। और मतलब उसके बाद से मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जैसे मैंने डीजे कश्मीर हैं जो यूएस के हैं, उनके साथ एक जबरदस्त गाना किया, लॉस्ट स्टोरीज के साथ मैंने किए सॉन्ग्स। तो नाउ आई एम ट्राइंग विद ईच एंड एवरी वन, बहुत सारे कोलैबोरेशंस कर रही हूँ। मेरा हमेशा से ना ये रहा, बचपन से मेरा पता नहीं ये ड्रीम बोलेंगे या मेरी एक इच्छा रही हमेशा कि मैं जब भी गाऊं, जो भी गाऊं, उससे लोगों को हील करूं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे संगीत से लोगों को हीलिंग मिले, लोगों को सुकून मिले। ऑलरेडी जिंदगी में इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां हैं, तो शायद वो चीज़ मेरे ब्रेथ में या मेरे सांसों में बस गई है कि मुझे जो भी गाना है। और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए प्लेबैक सिंगर और एज ए सिंगर भी, कि जो लिरिक्स हमको मिलती है वो पेपर पे होती है
और उसको इमोशंस के साथ में जिंदा करना, खड़ा करना, एक सिंगर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस गाने को खड़ा करता है, जिंदा करता है हमेशा के लिए, कि वो रहे या ना रहे, वो गाने जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तो वो कुछ चीज़ें मैंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के इंटरव्यूज सुने, उन लोगों के पास बैठी हूँ, उनके चरणों में नमन करके, ये सारी चीज़ें उनसे मिली है। कई बार वो जो ऊपर वाला है वो भी ये सारी विजडम देता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, कैसा संगीत करना है। अभी 1-1.5 साल से आई एम वेरी मच इनटू स्पिरिचुअल साइड। मैं रेकी सीख रही हूँ, काफ़ी सारे लेवल 1, 2, 3 मैंने कर लिया। मैग्नीफाइड हीलिंग आई लर्न। तो आई एम वेरी मच इनटू हीलिंग मोडालिटीज़, और मैं लोगों को हीलिंग वैसे भी देती हूँ पर्सनली भी, और संगीत के माध्यम से तो दे ही रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ों को मैंने जो कंबाइन किया है, तो उससे मेरा म्यूज़िक और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो रास्ता है, ये अभी स्क्रॉलिंग नहीं है कि हम मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे 1 सेकंड में देखा और 10 रील देख लिया। इट इज द वे यू हैव टू गो, मतलब आपको चलना ही पड़ेगा उस पे, और कोई रास्ता नहीं है। और मेहनत से मत डरिए, और शॉर्टकट जो आएंगे स्ट्रगल्स, या कि आप 4 जगह हारोगे तो आपको मिलेगा, वो हम सब गुजरे हैं उसमें से। तो वो गुजरना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप स्ट्रांग बनते हो, आपको हिम्मत मिलती है, पता लगता है कि अच्छा ये पार्ट मैंने गलत किया था, मुझे ये गलती आगे नहीं करनी है। तो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। मैं ये कहूँगी कि मैंने सोचा और मैं पहुँच गई बॉम्बे और मुझे सब चीज़ें मिल गई, नहीं। वो जो एक प्रोसेस है उससे हर किसी को गुजरना ही पड़ेगा, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो प्लीज़ खूब मेहनत करिए, आप सब लोग सब कुछ अचीव कर सकते हो।